हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो दोस्तों आज जो कहानी हम आपको बताने वाले हैं वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी उस समय की है जब जापान ने कोरिया के ऊपर इन्वेजन किया था। उस समय जापानीज आर्मी ने कोरियन लड़कियों के साथ जो घटिया और घिनौनी हरकत की थी उसका खुलासा कैसे 60 साल बाद कोरिया की एक 80 साल की बूढ़ी माँ ने किया था और जापानीज आर्मी की घिनौनी हरकत को दुनिया के सामने लाया था। ये कहानी उसी के ऊपर आधारित है। उम्मीद करते हैं आपको ये मूवी पसंद आएगी, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों कहानी को शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो बरसात की एक रात को मार्केट की एक बिल्डिंग की दीवार में हथौड़े से तोड़कर उस दरार में कुछ डाल रहा है। वहीं ऊपर से कोई मास्क पहना हुआ एक आदमी उसकी फोटो खींच लेता है। अब अगले सीन में हम पार्क मिन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि इस कहानी का मेन हीरो भी है। पार्क एक सरकारी डिस्ट्रिक्ट कंपनी में जाता है जहां उसकी ज्वाइनिंग का आज पहला दिन है। इस कंपनी में लगभग 100 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं और हर दिन यहाँ कई लोग अपनी प्रॉब्लम को लेकर आते हैं। ये कंपनी के लोग उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उनकी हेल्प करते हैं। अब पार्क का आज पहला दिन है, इसलिए वो ऑफिस में मौजूद अपने को वर्कर्स को कुछ देता है। इसके बाद वो अपनी डेस्क पर बैठ जाता है। तभी मास्क और हुडी पहना हुआ कोई डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के अंदर आता है। एक्चुअली ये वही इंसान है जो पिछली रात बिल्डिंग की फोटो खींच रहा था। उसको देखते ही ऑफिस में मौजूद सभी एम्प्लॉय काफी डर जाते हैं और इसे प्रेटेंड करते हैं जैसे वो काफी व्यस्त है। अब पार्क को समझ नहीं आता कि उसके कलीग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। अब वो इंसान ऑफिस के हेड के पास जाते ही अपने मास्क को हटा देता है तो हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि एक दादी है। अब इस दादी से सभी लोग इतना डर क्यों रहे थे। पार्क को अभी ये सब समझ नहीं आता, इसलिए वो फिर से अपने काम में लग जाता है। वही दादी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के हेड को वो फोटो दिखाती लगती है जो उन्होंने पिछली रात खींची थी। फोटो को देखकर हेड कहता है कि इन फोटो का मैं क्या करूंगा। तो दादी उन्हें बताती है ये आदमी मार्केट की दीवार को हथौड़े से तोड़कर उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहा है और जानबूझकर बिल्डिंग की दीवार को खराब कर रहा है। इसके बाद हेड कहता है कि इसमें गलत क्या है, क्योंकि वैसे भी ये बिल्डिंग जल्द ही डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी और इसकी जगह नई बिल्डिंग बनाई जाएगी, इसलिए आप अपना और हमारा टाइम वेस्ट मत करो। इतना सुनते ही दादी उसे भला बुरा कहने लगती है। दादी उससे कहती है कि वो बिल्डिंग बिल्कुल ठीक है, उसे दोबारा क्यों बनाया जाएगा। वहाँ कई सारे लोगों की दुकानें हैं, अगर ऐसे में बिल्डिंग टूट गई तो उनका क्या होगा, उन दुकानदारों की आमदनी का क्या होगा। इसके बाद दादी हेड से झगड़ा करने लगती है। इसी बीच पार्क दादी की फोटो खींच लेता है। दादी उससे पूछती है कि तुम मेरी फोटो क्यों खींच रहे हो। तो पार्क कहता है कि एविडेंस के तौर पर मैं आपकी फोटो खींच रहा हूँ। दादी उससे कहती है कि तुम इस कंपनी में नए हो क्या। तो पार्क कहता है कि कंपनी का सारा काम एक तरीके से किया जाना चाहिए, इसलिए अगर आपको कोई शिकायत है तो अपना टोकन नंबर लेकर लाइन में लग जाओ, हम आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करेंगे। दादी उससे कहती है कि उन्होंने आज तक कोई टोकन नहीं लिया, इसलिए बिना टोकन ही उसकी शिकायत लिखो। तो पार्क कहता है कि मैं बिना टोकन के मैं आपकी कोई शिकायत नहीं लिखूंगा। इतना सुनते ही दादी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑफिस का पार्क को दादी के बारे में बताता है। वो पार्क से कहता है कि इन दादी का नाम योगबुन है और ये अक्सर हमारे ऑफिस में कंप्लेन लेकर आती रहती है। मार्केट में हर कोई इनसे डरता है क्योंकि इन्हें अगर कुछ भी गलत दिखाई देता है तो ये उसकी कंप्लेन लेकर ऑफिस में आ जाती है और अब तक ये लगभग 6000 कंप्लेन दर्ज करवा चुकी है। यही वजह है कि ऑफिस में हर कोई इनसे दूर भागता है। अब हेड की बात सुनकर पार्क कहता है कि इन दादी को मैं हैंडल कर लूंगा। इसके बाद वो सभी अपने काम में लग जाते हैं। तभी वो दादी टोकन नंबर लेकर पार्क के पास अपनी कंप्लेन दर्ज करवाने आ जाती है। पार्क उनकी कंप्लेन ले लेता है। इसके बाद वो अगले टोकन नंबर को बुलाता है तो वो टोकन नंबर भी दादी का ही होता है। इसके बाद जब पार्क की कलीग टोकन नंबर 19 को बुलाती है तो वो नंबर भी दादी का ही होता है। पार्क ये देखकर दादी से कहता है कि आपके पास जितने भी टोकन हैं आप यहाँ डाल दीजिए और अपनी कंप्लेन लिख दीजिए। इसके बाद दादी कंप्लेन का पूरा गट्ठा पार्क को पकड़ा देती है, जिसको देखकर पार्क घबरा जाता है क्योंकि वो इतनी सारी कंप्लेन कैसे सॉल्व करेगा। इसी बीच कंपनी का हेड पार्क को बुला लेता है। पार्क अपने कलीग को अपनी जगह पर बिठाकर वहां से चला जाता है। जब वो हेड के ऑफिस में आता है तो वहां उस मार्केट बिल्डिंग का ओनर और टाउन का मेयर भी बैठा होता है। मेयर पार्क से कहता है कि हम उस मार्केट बिल्डिंग को तोड़वाकर नया बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, लेकिन वहां के लोग रोक टोक कर रहे हैं, इसलिए तुम हमें सजेशन दो कि ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। इस पर पार्क उनसे कहता है कि सर हम उस बिल्डिंग के ओनर पर केस करेंगे कि वो बिल्डिंग ना तोड़वाए। इतना सुनते ही बिल्डिंग ओनर पार्क पर भड़क जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर केस करोगे। इसके बाद पार्क आगे कहता है कि सर मेरे पास एक प्लान है, हम सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए आपके ऊपर केस करेंगे और आप कोर्ट में जाकर साबित कर देना कि वो बिल्डिंग लीगली आपकी प्रॉपर्टी है और आप जब चाहे उसे तोड़वा सकते हैं।
और जब कोर्ट का फैसला ही आपके फेवर में होगा तो वहां के लोग मजबूरी में वो जगह खाली कर देंगे। अब पार्क का प्लान सुनकर वो लोग पार्क की तारीफ करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब दादी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से अपने घर जाती है तो वो जंग नाम की एक लेडी से लड़ने लगती है, क्योंकि जंग ने अपनी दुकान का बोर्ड रोड पर रखा हुआ था जो दादी को पसंद नहीं आया। अब दादी जंग से कहती है कि अपनी दुकान का साइन बोर्ड सड़क पर मत रखा करो। इतना सुनते ही जंग उन पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने कब देखा कि मैंने सड़क पर साइन बोर्ड रखा हुआ है। तो दादी अपने फोन में क्लिक की गई फोटो को दिखाने लगती है। फोटो देखकर जंग फिर से दादी से लड़ने लगती है। अब दादी जंग को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। तभी वो एक लड़के को देखती है जो कि कच्चा नूडल खा रहा था। उसे देखकर दादी उससे कहती है, बेटा नूडल्स को हमेशा पकाकर ही खाओ। ऐसा कहकर दादी वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, जिस लड़के से दादी अभी बात कर रही थी ये लड़का कोई और नहीं बल्कि पार्क का छोटा भाई यांगजी है। अब यांगजी घर आ जाता है तो पार्क उसके लिए खाना बनाकर रख देता है, लेकिन यांगजी को उसके हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता और यही वजह है कि यांगजी को कच्चा नूडल खाने की आदत हो गई है। दरअसल इन दोनों के पेरेंट्स काफी साल पहले ही गुजर चुके हैं, इसलिए अब पार्क ही अपने छोटे भाई का ध्यान रखता है। अब अगले दिन दादी फिर से डिस्ट्रिक्ट ऑफिस आती है। वो पार्क को एक बड़ा सा पार्सल देकर कहती है कि बेटा अच्छा हुआ तुम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस की तरफ से उस बिल्डिंग ओनर पर केस कर दिया, लेकिन मैं ये बात जानती हूँ कि वो ओनर बिल्डिंग तोड़वाने के लिए कुछ भी कर सकता है, इसीलिए इसमें ओनर के खिलाफ कुछ सबूत और फोटो है। हम इनके जरिए कोर्ट में केस जीत सकते हैं। इसके बाद वो ओनर कभी भी मार्केट को खाली नहीं करवाएगा। अब दादी सारे एविडेंस पार्क को देकर वहाँ से चली जाती है। दादी को उम्मीद होती है कि पार्क उनकी मदद जरूर करेगा, लेकिन पार्क उन फाइल्स को देखने के बजाय अपनी कलीग से कहता है कि इन सभी फाइल्स को वेस्ट फाइल्स के साथ रख दो। अब अगले सीन में दादी अपनी दोस्त जंगसिम से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाती है। जंगसिम फोन पर इंग्लिश में बात करती है। दादी उन्हें देखकर हैरान हो जाती है कि ये तो बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल रही है। फोन कटने के बाद जंगसिम दादी से कहती है कि मैं स्पोकन इंग्लिश क्लास गई थी और वहीं से मैंने इंग्लिश सीखी। इसके बाद वो दादी से पूछती है कि वैसे तुम्हारा काम कैसे चल रहा है। तो दादी कहती है, अरे मेरी तो सिलाई की दुकान है, बस सारा दिन उसी में लगी रहती हूँ। इसके बाद जंगसिम दादी से कहती है कि कब तक इन्हीं सब में लगी रहोगी, थोड़ा बाहर निकलो, अपनी लाइफ एंजॉय करो। तो दादी कहती है कि घूमना तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन वक्त ही नहीं मिलता। तभी जंगसिम को एक कॉल आ जाती है। वो अपना बैग चेक करने लगती है तो दादी उससे कहती है कि तुम्हारा फोन तो टेबल पर रखा है, तुम बैग में क्या ढूंढ रही हो। लेकिन जंगसिम बिना कुछ कहे अपनी चीजें लेकर वहां से चली जाती है। अब दादी को समझ नहीं आता कि वो अचानक से कैसे चली गई। तभी वो टेबल पर जंगसिम का रुमाल देखती है तो वो उसे देने के लिए जंगसिम के पीछे जाती है, लेकिन तब तक वो वहां से जा चुकी होती है। दोस्तों, ये जो रुमाल दादी के पास है ये कोई मामूली रुमाल नहीं है, बल्कि इसके पीछे भी एक हिस्ट्री छिपी हुई है जिसका खुलासा क्लाइमेक्स में होगा। इसलिए आप इस रुमाल की स्टोरी को अपने माइंड में बिठा लो। अब दादी अपने घर आ जाती है। घर आकर वो फिर से अपना वही सिलाई का काम शुरू कर देती है। तभी वो एक कार्ड को देखती है जिस पर लिखा होता है छोटा भाई और उसका फोन नंबर। अब दादी उस नंबर पर कॉल करती है, लेकिन दूसरी तरफ कोई अमेरिकन इंग्लिश में बोलता है तो दादी घबराकर कॉल कट कर देती है, क्योंकि दादी को अच्छे से इंग्लिश नहीं आती और वो इंग्लिश सीखना चाहती है और इसके लिए वो स्पोकन इंग्लिश क्लास भी ज्वाइन करती है। लेकिन क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सभी यंग स्टूडेंट्स होते हैं जो कि काफी जल्दी से इंग्लिश सीख जाते हैं। लेकिन दादी को क्लास के दौरान काफी सारे डाउट होते हैं, इसलिए वो बार बार क्लास टीचर से अपने डाउट पूछती रहती है, जिसकी वजह से बाकी बच्चों को डिस्टरबेंस होता है। इसी वजह से क्लास टीचर ने उन्हें क्लास में आने से ही मना कर दिया था। अब दादी एक लाइब्रेरी में जाती है। तभी वो किसी की आवाज सुनती है जो कि काफी बढ़िया इंग्लिश बोल रहा होता है। दादी उसके पास चली जाती है, जो कोई और नहीं बल्कि पार्क ही होता है। पार्क को देखकर दादी तो उसके पीछे पड़ जाती है कि प्लीज मुझे इंग्लिश सिखा दो, बदले में मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी। लेकिन पार्क कहता है कि दादी मैं खुद अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, ऊपर से आपने मुझे इतनी सारी कंप्लेन की फाइल दे रखी है, उन्हें भी सॉल्व करना है, इसलिए मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको इंग्लिश सिखा सकूं। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब दादी भी उदास हो जाती है क्योंकि वो दिल से इंग्लिश सीखना चाहती है। अब दादी अपनी प्रॉब्लम को लेकर फिर से डिस्ट्रिक्ट ऑफिस चली जाती है। वो पार्क को अपनी शिकायत का पेपर देती है जिस पर लिखा हुआ था कि प्लीज मुझे इंग्लिश सिखाओ। इतना पढ़ते ही पार्क दादी से कहता है कि दादी मैं कोई टीचर नहीं हूँ जो आपको इंग्लिश सिखाऊं, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो किसी स्पोकन क्लास को ज्वाइन करो। तो दादी उससे कहती है कि सभी स्पोकन क्लास वाले मुझे इंग्लिश सिखाने से मना कर देते हैं। अब पार्क उनसे कहता है कि दादी मैं सच में आपको इंग्लिश नहीं सिखा सकता। तो दादी कहती है कि ठीक है। इसके बाद वो कंप्लेन का बैग लेकर डेस्क की तरफ जाने लगती है। पार्क उनसे पूछता है कि इसमें क्या है, तो वो कहती है कि इसमें बहुत सारी कंप्लेन है
और अगर तुमने मुझे इंग्लिश नहीं सिखाई तो मैं हर दिन इतनी ही कंप्लेन लेकर आऊंगी। इतना सुनते ही पार्क के दोस्त उससे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि प्लीज तुम दादी को इंग्लिश सिखा दो, वरना ये फिर से शिकायत लेकर आ जाएंगी। अब मजबूरी में पार्क को उनकी बात माननी पड़ती है। अब पार्क दादी को ABCD वाली एक बुक देता है, तो दादी उससे कहती है ये सब तो मुझे आती है, तुम मुझे बस सेंटेंस बनाना सिखा दो। अब पार्क को भी दादी पर थोड़ा गुस्सा आता है, इसलिए वो जानबूझकर दादी को एक हार्ड शब्दों वाली बुक देता है और कहता है कि कल मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा, अगर आप उसमें 80 मार्क्स ले आई तो मैं आपको आगे की इंग्लिश सिखाऊंगा, वरना इसके बाद मैं कभी आपको इंग्लिश नहीं सिखाऊंगा। अब बेचारी दादी उस बुक को लेकर घर आ जाती है। वो सारी रात बैठकर जैसे तैसे उन शब्दों को याद करने लगती है। अगले दिन जब उनका टेस्ट होता है तो वो 80 मार्क्स से नीचे स्कोर कर पाती है, इसलिए पार्क उनसे कहता है कि वो अब उन्हें इंग्लिश नहीं सिखाएगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दरअसल पार्क ने जानबूझकर दादी को मुश्किल शब्दों वाली बुक दी थी ताकि दादी कभी भी पास ना हो सके और दादी से उसका पीछा छूट जाए। अब अपने नंबर देखकर दादी भी उदास हो जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोग जंग की दुकान पर आ जाते हैं। वो जंग से झगड़ा करने लगते हैं कि इस दुकान को खाली कर दो, लेकिन जंग उनसे कहती है कि हम क्यों निकले, हम पिछले 20 साल से यहाँ दुकान चला रहे हैं और इस बिल्डिंग में कोई खराबी नहीं है जो तुम लोग इसे तोड़वाने पर तुले हुए हो। तभी दादी भी वहाँ आ जाती है। दादी उन लोगों को डांटने लगती है। अब दादी को देखकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद दादी जंग से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, कॉर्पोरेशन वालों ने खुद बिल्डिंग के ओनर पर केस कर दिया है और हम जल्द ही केस जीत भी जाएंगे। लेकिन जंग दादी को इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है। वही पार्क भी अपना काम खत्म करके घर आ रहा होता है। तभी वो अपने छोटे भाई को पैदल जाते हुए देखता है, इसलिए वो भी बस से उतर जाता है। इसके बाद वो अपने भाई का पीछा करने लगता है। वो देखता है कि यांग जी किसी टेलर शॉप के अंदर चला गया है, इसलिए वो भी दुकान के अंदर चला जाता है। तभी दादी गेट खोल देती है, जिसके बाद वो दोनों डर जाते हैं। अब यहाँ पर दादी को पता चलता है कि पार्क और यांग जी दोनों सगे भाई हैं। इसके बाद दादी उन दोनों के लिए कई सारे डिशेस लेकर आती है। दोनों भाई बड़े चाव से खाना खाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने कई सालों से घर का अच्छा खाना नहीं खाया, इसलिए वो दोनों जी भरकर खाना खाते हैं। अब खाना खाने के बाद पार्क देखता है कि दादी ने पूरी दीवार पर जो भी मुश्किल शब्द थे उन्हें लिखकर प्रैक्टिस किया था। ये देखकर पार्क समझ जाता है कि दादी को इंग्लिश सीखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। अब वो दादी से पूछता है कि आप मेरे भाई को खाना क्यों दे रही थी, तो दादी उसे बताती है कि एक दिन जब मैं मार्केट से लौट रही थी तो मैंने देखा ये लड़का कच्चा नूडल्स खा रहा था, इसलिए उस दिन मैंने उससे बोल दिया कि जब भी तुम्हारा खाना खाने का मन हो तो मेरे पास आ जाया करो। तब से ये हर रोज मेरे पास खाना खाने चला आता है। अब ये सब सुनकर पार्क थोड़ा इमोशनल हो जाता है। वो सोचने लगता है कि वो जिस दादी से अपना पीछा छुड़ा रहा था वही दादी उसके भाई को खाना खिलाती है। इसके बाद पार्क दादी से कहता है कि आप हर रोज मेरे भाई को खाना खिला दिया करो, इसके बदले में मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा, वो भी फ्री में। तो दादी कहती है कि अगर तुम नहीं भी सिखाते तो भी मैं यांग जी को खाना खिलाती। इसके बाद पार्क कहता है कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को आपकी इंग्लिश क्लास हुआ करेगी। तभी दादी इंग्लिश की बुक लेकर आ जाती है। वो कहती है कि आज बुधवार है, इसलिए आज से ही पढ़ाना शुरू कर दो। ये देखकर पार्क चौंक जाता है। इसके बाद वो दादी को इंग्लिश सिखाने लगता है। अब वो हर दिन दादी को इंग्लिश सिखाने के लिए उनके घर आता है। दादी भी बहुत तेजी के साथ इंग्लिश में अपनी पकड़ बना रही थी। अब एक दिन पार्क दादी को बार में लेकर जाता है। वो दादी से कहता है कि आज तुम्हें वहाँ जो अमेरिकन बैठे हैं उनसे कम से कम 5 मिनट तक सिर्फ इंग्लिश में बात करनी होगी। इसके बाद वो टाइमर लगा देता है। अब दादी भी उनके पास चली जाती है, लेकिन वो ज्यादा देर तक इंग्लिश नहीं बोल पाती। इसके बाद पार्क उनसे कहता है कि अब आपको 10 मिनट तक उन लड़कियों से इंग्लिश में बात करनी होगी। इसके बाद दादी उनके पास चली जाती है और वो उनसे 10 मिनट से भी ज्यादा बात करती है। दरअसल ऐसा करके पार्क दादी के कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहता है ताकि दादी इंग्लिश में बात करते हुए घबराए ना। अब ये देखकर पार्क काफी खुश होता है। इसके बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं। अब अगले दिन जब पार्क अपने भाई के साथ दादी के घर जाता है तो वो दादी से पूछता है कि आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहती हो। तब दादी उसे बताती है कि मेरा एक छोटा भाई है जो बचपन में मुझसे बिछड़ गया था। वो अमेरिका में ही पला बड़ा है, उसे सिर्फ इंग्लिश आती है, इसलिए उससे बात करने के लिए मैं इंग्लिश सीखना चाहती हूँ। इसके बाद यांगजी पार्क को एक फोटो देता है जो कि दादी के भाई की होती है, साथ ही उसके पीछे नंबर भी लिखा होता है। अब अगले दिन पार्क उस नंबर पर कॉल करता है। वो बताता है कि आपकी बहन आपसे बात करना चाहती है, लेकिन दादी का भाई कहता है कि उन्हें किसी से कोई बात नहीं करनी। इसके बाद कॉल कट जाती है। अब ये सब देखकर पार्क उदास हो जाता है, क्योंकि जो दादी अपने भाई से बात करने के लिए इंग्लिश सीख रही है वही भाई उनसे बात तक नहीं करना चाहता। वही दूसरी तरफ दादी अपनी दोस्त जंगसिम से मिलने हॉस्पिटल जाती है।
दरअसल जंगसिम को एमनीसिया नाम की बीमारी हो गई है, जिसकी वजह से धीरे धीरे उनकी यादाश्त कमजोर हो रही है। अब दादी जंगसिम को रुमाल दिखाते हुए कहती है कि क्या तुम्हें ये रुमाल याद है? तो वो कहती है कि मैं सब कुछ भूल सकती हूँ, लेकिन इस रुमाल को नहीं भूल सकती। ऐसा कहकर वो दोनों रोने लगती है। तभी डॉक्टर वहाँ आ जाती है। वो दादी को बताती है कि आपकी दोस्त की एक विश है जिसे सिर्फ आप ही पूरा कर सकती है। वो चाहती है कि सब कुछ भूलने से पहले आप उनकी ये आखिरी विश पूरी करो। दोस्तों, अब जंगसिम की क्या विश है ये हमें आगे पता चलेगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि दादी घर आती है। तभी वो देखती है कि पुलिस वाले जंग को पकड़ कर लेकर जा रहे हैं। जंग दादी को देखकर उनसे ही लड़ने लगती है। उसे लगता है कि दादी ने ही पुलिस वालों को बुलाया है। अब अगले दिन दादी फिर से डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाती है। वो देखती है कि पार्क वहाँ पर नहीं है, इसलिए वो पार्क की कलीग से कहती है कि जो एविडेंस मैंने तुम लोगों को दिए थे वो मुझे वापस दो। तो वो कहती है कि पार्क ने उन फाइल्स को वेस्ट फाइल में रखने के लिए कहा था, इसलिए वो सब तो अब खत्म हो चुकी है। इतना सुनते ही दादी गुस्से में उसे कहती है कि जल्दी से पार्क को कॉल करके यहाँ बुलाओ। अब वो पार्क को कॉल करके ऑफिस में बुला लेती है। जब पार्क वहाँ आता है तो दादी उससे पूछती है कि तुमने वो एविडेंस कहाँ फेंक दिए? मैंने तुम पर भरोसा करके वो एविडेंस तुम्हें दिए थे। अब पार्क भी गुस्से में उनसे कहने लगता है कि वो बिल्डिंग इलीगल है, इसलिए उसका टूटना तय है और आप फिक्र मत करो, आपकी शॉप जहाँ है वो वही रहेगी। दादी पार्क से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सब अपनी दुकान को बचाने के लिए कर रही हूँ? मैं उस बिल्डिंग में मौजूद उन सभी लोगों के लिए लड़ रही हूँ जिनका उस बिल्डिंग के अलावा और कोई कमाई का जरिया नहीं है। ऐसे में अगर वो बिल्डिंग टूट गई तो उनका क्या होगा? अब दादी पार्क से लड़ने लगती है। वो पार्क को थप्पड़ मार देती है। इसके बाद पार्क भी गुस्से में उन्हें बता देता है कि आप भी इंग्लिश सीखना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारा भाई तुमसे बात नहीं करना चाहता। इतना सुनते ही दादी वही बेहोश सी हो जाती है। वही यांगजी भी ये सब देखता रहता है। वो अपने भाई की हरकत से परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में यांगजी पार्क से कहता है कि आपने दादी के साथ जो कुछ किया वो अच्छा नहीं था। दादी ने बिना मतलब के हम दोनों को खाना खिलाया। वो हमेशा लोगों की मदद करती रहती है और तुम्हें लगता है कि वो सिर्फ अपनी दुकान बचाने के लिए उस बिल्डिंग को बचा रही है। अब यांगजी की बात सुनकर पार्क को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, इसलिए वो ऑफिस में दादी की फाइल्स को ढूंढने लगता है। इसके बाद वो दादी की सारी फाइल्स को पढ़ने लगता है। उसे एहसास हो जाता है कि बिल्डिंग ओनर जानबूझकर उस ब्यूलाइडिंग को कमजोर कर रहा है ताकि वो वक्त से पहले टूट जाए। वही कुछ गुंडे जंग की दुकान पर आ जाते हैं। वो जंग से कहते हैं कि अभी तो तुम्हें सिर्फ पुलिस से पकड़वाया है, अगर तुमने दुकान खाली नहीं करी तो तुम्हें परमानेंट जेल में बंद करवा देंगे। अब उसकी बात सुनकर जंग को पता चलता है कि वो पुलिस दादी ने नहीं बुलाई थी, बल्कि बिल्डिंग के ओनर ने बुलाई थी। अब जंग उस पर हमला करने वाली होती है, लेकिन वो जंग को नीचे फेंक देता है। इसी बीच पार्क भी वहाँ आ जाता है। वो उन गुंडों को वहाँ से भगा देता है। इसके बाद वो दादी के पास जाता है। वो दादी से बार बार सॉरी बोलता रहता है। दादी उससे कहती है कि तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो, लेकिन पार्क फिर भी उन्हें सॉरी बोलता रहता है। के बाद दादी उसे गले लगा लेती है। अब दादी पार्क को अपनी पुरानी फोटो दिखाती है। वो बताती है कि ये जो लड़की खड़ी है इसी ने मेरी जान बचाई थी, इसका नाम जंगसिम है। अगर ये नहीं होती तो आज मैं भी जिंदा नहीं होती। इसके बाद दादी अपने फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ जापानीज आर्मी ने कोरिया पर कब्जा कर लिया था, लेकिन वो कोरियन लड़कियों के साथ गलत काम करते थे, यहाँ तक कि उन्होंने बच्चियों को भी नहीं छोड़ा था। और उनमें से एक दादी भी थी। उस दौरान उनकी उम्र सिर्फ 13 साल थी, लेकिन जापानीज आर्मी फिर भी उनके साथ गलत काम किया करती थी। इन सब से परेशान होकर दादी मरना भी चाहती थी, लेकिन जंगसिम ने उन्हें बचा लिया था। इसके बाद उन दोनों ने रुमाल पर डिजाइन बनाया और ये वादा किया कि जब भी वो लोग दुखी होंगी तो वो इसी रुमाल से अपने आंसू साफ कर लेंगे। दोस्तों, ये वही रुमाल है जो दादी ने अपनी दोस्त को दिखाया था, जिसकी बात हमने मूवी की शुरुआत में की थी। अब दादी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। वो पार्क को बताती है कि मेरी दोस्त जंगसिम दुनिया के सामने जापानीज आर्मी की असलियत लाना चाहती थी, इसलिए उसने भी इंग्लिश सीखी थी और उसने लेटर भी लिखे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि हमारी बात कभी अमेरिकन अथॉरिटी के पास पहुंच ही नहीं पाई। दादी आगे बताती है कि जंगसिम हमेशा से चाहती थी कि वो जापानीज आर्मी की सच्चाई को सबके सामने ला सके, लेकिन उसे भूलने की बीमारी हो गई है, इसलिए वो चाहती है कि उसकी आखिरी विश को मैं पूरा करूं, और यही वजह है कि मैं इंग्लिश सीखना चाहती थी। अब दादी की बात सुनकर पार्क को काफी दुख होता है कि दादी कितने दर्द से गुजरी है, इसके बावजूद भी वो लोगों के बारे में कितना सोचती है। दादी कहती है कि क्या तुम मेरी आखिरी मदद करोगे, क्या तुम मुझे अमेरिका लेकर चलोगे ताकि मैं उन्हें सच्चाई बता सकूं। अब पार्क भी दादी की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो दादी का पासपोर्ट बनवाता है, साथ ही अमेरिकन एजेंसी में दादी की रिक्वेस्ट भी भेज देता है। अब पार्क दादी की स्पीच पढ़ने में मदद करवाता है। वो अपनी कंपनी के लोगों के सामने दादी को खड़ा करके स्पीच बुलवाता है ताकि दादी की घबराहट खत्म हो जाए।
अब कुछ दिन बाद वो लोग अमेरिका जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। अब वो लोग अमेरिका आ जाते हैं। इसके बाद अमेरिकन इंटरनेशनल कोर्ट में दादी वो सब बताने लगती है जो पार्क ने एक स्पीच लेटर में लिखा था। वो बताती है कि कैसे जापानीज आर्मी ने अपनी हैवानियत कोरियन लड़कियों पर दिखाई थी। वो हर दिन कोरियन लड़कियों के साथ गलत काम किया करते थे, यहाँ तक उन लोगों ने मासूम बच्चियों को भी नहीं छोड़ा था। दादी आगे बताती है कि वो लोग युद्ध की आड़ में हमारी आत्मा को हर दिन कुचला करते थे। तभी कोर्ट में बैठा एक जापानीज बोलने लगता है कि तुम सिर्फ जापानीज आर्मी को बदनाम करने के लिए उन पर ऐसा झूठा आरोप लगा रही हो ताकि तुम्हें कुछ कंपनसेशन मिल सके। वो आगे कहता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि जापानीज आर्मी ने तुम्हें कंफर्ट विमेन बनाया था, इसलिए तुम जापान और जापानीज आर्मी को बदनाम करना बंद करो। वो आगे कहता है कि क्या तुम हमारी बात का जवाब इंग्लिश में दे पाओगी? तो दादी कहती है कि आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। वही पार्क भी परेशान हो जाता है कि कहीं दादी नर्वस ना हो जाए, इसलिए वो उनके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड उसे रोक लेते हैं। अब दादी उस फोटो को दिखाने लगती है जो फोटो उन्होंने पार्क को दिखाई थी, लेकिन फोटो देखने के बाद जापानीज कहता है कि इस फोटो में खास क्या है। हर कोई अपने बचपन में ऐसी फोटो खिंचवाता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि वो सभी कंफर्ट विमेन हो जाएंगी। वो दादी को झूठा ठहरा देता है। वही दादी का सब्र भी अब टूट जाता है। वो कहने लगती है कि तुम्हें सबूत चाहिए तो ठीक है, मैं तुम्हें सबूत दिखाती हूँ। इसके बाद दादी सबके सामने अपनी ड्रेस को उठाते हुए अपना पेट सबको दिखाने लगती है, जिस पर काटने के बहुत सारे निशान होते हैं, साथ ही बहुत सारे टैटू भी होते हैं जो जापानीज आर्मी ने बनाए थे। साथ ही उनके पेट पर यह भी लिखा होता है कि तुम एक कंफर्ट विमेन हो। अब ये सब देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं, वो सब फ्रीज हो जाते हैं। दादी उन्हें बताती है कि मैं पिछले 60 साल से इन निशानों को देखकर हर दिन मरती हूँ। मैं जब भी नहाते हुए इन्हें देखती हूँ तो अपने साथ हुई हैवानियत के वो सारे दृश्य मेरे सामने आ जाते हैं। मैं ना ढंग से जी पा रही हूँ और ना ही मर पा रही हूँ, और मेरे जैसे ही हजारों औरतें हर दिन इस दर्द से गुजरती हैं। और आप लोग कहते हैं कि मैं ये सब कंपनसेशन पाने के लिए कर रही हूँ। दादी आगे कहती है कि मुझे किसी से कोई कंपनसेशन नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी कंपनसेशन हमारे इन जख्मों को नहीं भर सकता। वही दादी की ये स्पीच टीवी पर लाइव आ रही थी। कोरिया के सभी लोग दादी को देख रहे थे। दादी की दोस्त भी ये सब देखती है और उसे भी याद आने लगता है। अब दादी आगे कहती है कि हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि जापानीज आर्मी हमसे माफी मांगे। उन्होंने हमारे साथ जो कुछ किया उसके लिए उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। ऐसा कहते हुए दादी अपनी स्पीच को पूरा करती है। वही कोर्ट में बैठे सभी लोग दादी के लिए ताली बजाने लगते हैं, और इसी के साथ ही दादी पूरी दुनिया को जापानीज आर्मी की सच्चाई बताकर अपनी दोस्त जंग सिम की लास्ट विश को भी पूरा कर देती है। वही कोर्ट भी जापानीज आर्मी के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला सुनाती है। अब कोर्ट सेशन खत्म होने के बाद पार्क दादी से कहता है कि दादी मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। इसके बाद वो दादी को एक कमरे में लेकर जाता है जहाँ दादी का भाई होता है। अपने भाई को देखकर दादी इमोशनल हो जाती है। इसके बाद वो उसे गले लगा लेती है। अब कहानी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि पार्क हमेशा के लिए दादी का पोता बनकर उनके साथ एक फैमिली की तरह रहने लगा है। वही दादी भी अब पूरी दुनिया घूमना चाहती है, इसलिए जब वो अपने पासपोर्ट पर वीजा स्टैंप लगवाती है तो स्टाफ दादी से पूछता है कि क्या आप इंग्लिश बोल सकती हो? तो दादी कहती है यस आई कैन स्पीक। और इसी के साथ ही हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। ऐसी और भी मजेदार मूवीज देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। राधे राधे।